चैप्टर नंबर 3 इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास। देखो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 ये तीनों ही चैप्टर सेम टाइम पीरियड से डील करते हैं, यानी कि 600 BC टू 600 सी इस टाइम की हम बात कर रहे हैं तीनों के तीनों चैप्टर में। देखो लेकिन सेकंड चैप्टर में हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझने की कोशिश की थी। हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया था, जैसे कि नए टाउन्स कैसे एमर्ज हो रहे थे, महाजनपदास के बारे में हमने जाना था, हमने किंग्स के बारे में जाना था, हमने मगध के बारे में, एम्पायर के बारे में पढ़ा था। लेकिन थर्ड चैप्टर इज मोर अबाउट सोसाइटी में उस टाइम पे क्या चल रहा था, फैमिलीज कैसी होती थी, कास्ट सिस्टम कैसा था, क्लास डिफरेंशिएशन, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अर्ली सोसाइटी के बारे में। देखो हमने देखा था कि बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे इस टाइम पीरियड के अंदर, तो इन चेंजेस से हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही थी। देखो इतने बदलाव होंगे तो सोसाइटी पे भी तो असर पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उस टाइम में क्या क्या सोशल इश्यूज थे, क्लास, कास्ट, किंगशिप, जेंडर, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोरियंस ने कौन से टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करा है उस टाइम की सोसाइटी की हिस्ट्री को समझने के लिए, वो भी हम हमारे इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। देखो एक तो होता है हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, बेसिकली जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे उस टाइम की पोर्ट्री वगैरह देखने को मिलती हैं, तो ये होती हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। टेक्सचुअल ट्रेडिशंस क्या होते हैं, बेसिकली जो उस टाइम के टेक्स्ट वगैरह रिकवर हुए। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भाई टेक्सचुअल ट्रेडिशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्कियोलॉजी से तो हम कहीं ना कहीं सिर्फ अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई ये चीज इस चीज के लिए यूज की जाती होगी, बट टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हमारी हिस्ट्री को वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं। जो भी टेक्स्ट में लिखा होता है उससे हमें श्योरिटी होती है कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज हमारी सोसाइटी में रही होगी। ठीक है, तो हिस्टोरियंस ने उस टाइम के टेक्स्ट वगैरह का इस्तेमाल किया है, उस टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे थे, पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, इन सभी चीजों को समझने के लिए। समझ में आया? टेक्सचुअल ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस टाइम की सोसाइटी को जानने के लिए खास तौर पे। तो देखो इस चैप्टर में हमने महाभारता, ये एक बहुत अच्छा, बहुत एपिक टेक्स्ट है, इसका इस्तेमाल किया है उस टाइम पे सोसाइटी में क्या चल रहा था ये चीजें जानने के लिए। देखो इन टेक्स्ट से हम उस टाइम के नॉर्म्स के बारे में समझ सकते हैं, यानी कि उस टाइम पे सोसाइटी में क्या चल रहा होगा, क्या रूल्स रहे होंगे, क्या नॉर्म्स रहे होंगे। ठीक है, किंग्स को क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती होंगी, कैसे कास्ट सिस्टम था, क्लास डिवीजन कैसे होता था, यानी कि सोसाइटी में क्या क्या रूल्स थे वो कहीं ना कहीं हमें इन टेक्स्ट से ही पता चलता है। इसके अलावा उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, उस टाइम के क्या क्या प्रैक्टिसेस, रिचुअल होते होंगे, क्या क्या सैक्रिफाइसेस उन्हें परफॉर्म करने पड़ते होंगे, सारा सिस्टम हमें इन टेक्स्ट से ही पता चलता है। नाउ सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत। मैंने आपको बताया कि महाभारत हमारा मेन टेक्स्ट है जिसका हमने इस्तेमाल किया उस टाइम की सोशल कैटेगरीज को समझने के लिए, उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था। ठीक है, सो महाभारत के अंदर डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं कि उस टाइम पे बैटल्स कैसे होती थी, फॉरेस्ट, पैलेसेस, सेटलमेंट्स, यानी कि हर एक चीज के बारे में जो है हमारे महाभारत के अंदर लिखा हुआ है। सो महाभारत की स्टोरी बेस्ड है दो कजन के ग्रुप्स के ऊपर। तो बेसिकली महाभारत की स्टोरी को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत दो कजिन्स की बात करते हैं, दो ग्रुप ऑफ कजिन्स की, कौरवास एंड पांडवास। सो ये दोनों कजिन्स थे, कौरवास और पांडवास, ये कजिन्स थे जो कि लड़ रहे थे लैंड के लिए, पावर के लिए, अपने एम्पायर के लिए। ठीक है, एंड ये दोनों ही जो कजिन ग्रुप्स थे ये सेम फैमिली से, सेम रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, कुरु लीनेज से बिलोंग करते थे, जो कि कुरु जनपदा के अंदर डोमिनेट करते थे। ठीक है, फाइनली इन दोनों के बीच में युद्ध होता है एंड युद्ध में पांडवास जीत जाते हैं। इसके बाद पेट्रीलिनियल सक्सेशन होता है, यानी कि जब प्रॉपर्टी जो है वो फादर से सन को जाती है, सन से ग्रैंडसन को जाती है, तो इसको जो है पेट्रीलिनियल सक्सेशन कहते हैं। यानी कि जब हमारा डिसेंट ट्रेस होता है फ्रॉम फादर टू सन एंड टू सन टू ग्रैंडसन, तो जो फादर की लीनिएज में ऐसे सक्सेशन होता है तो उसे हम पेट्रीलिनियल सक्सेशन कहते हैं। समझ में आया? नाउ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। देखो अब क्या हुआ, 1919 में वी एस सुक्तांकर जो कि एक संस्कृतिस्ट थे, यानी कि संस्कृत में अपना काम करते थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक पूरी टीम बनाई गई जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स थे। उन्होंने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत
प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब वो उन्होंने क्या किया, वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में गए और वहां से संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जो है महाभारता की वो इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी, जो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। समझ में आया? स्क्रिप्ट मतलब लिपि, अलग अलग लिपियों में लिखी गई संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को उन्होंने जो है इकट्ठा किया, जो कि महाभारता से रिलेटेड थी। अब देखो, हर जगह महाभारत की स्टोरी तो सेम नहीं हो सकती, हर जगह कुछ ना कुछ लोकल चीज जो है वो महाभारत में ऐड कर दी गई थी। तो अब उन्होंने जो है अलग अलग वर्सेस को कंपेयर किया और फाइनली उन्होंने क्या किया, क्या देखा कि कुछ वर्सेस जो है वो थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट कॉमन है और कुछ चीजें जो है वो अलग है। तो उन्होंने दो चीजें देखी, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ वेरिएशंस है, ठीक है। तो उन दोनों चीजों को उन्होंने क्लासिफाई किया और उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारी वॉल्यूम्स जो है महाभारता की पब्लिश करी, जो लगभग 13,000 पेजेस में लिखी गई, ठीक है। एंड ये प्रोजेक्ट जाके कहीं 47 ईयर्स में कंप्लीट हुआ। सो दिस इज हाउ दे prepared a critical edition of Mahabharata. So while they were preparing this critical edition, उन्हें दो चीजें देखने को मिली। क्या भाई? कुछ चीजें तो कॉमन थी सभी के सभी वर्जन्स के अंदर, मतलब स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो कॉमन थी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल टू केरला एंड तमिलनाडु, मतलब नॉर्थ से साउथ तक हर जगह कॉमन थी कुछ चीजें। एंड दूसरी चीज थी कि रीजनल वेरिएशंस, कुछ चीजें तो कॉमन थी और कुछ वेरिएशंस भी थी, यानी कि कहीं पर भी जाओ वो चीज अलग देखने को मिल रही थी। यानी कि महाभारता की जो मेन स्टोरी थी वो तो कॉमन थी और कहीं जगह पे जो है कुछ कुछ चीजें ऐड भी कर दी गई थी, कुछ कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिल रही थी टेक्स्ट में, ठीक है। थ्रू आउट द सेंचुरीज कुछ कुछ वेरिएशंस जो है वो महाभारता के अंदर ऐड होती चली गई। समझ में आया? तो दो चीजें देखने को मिली, कुछ कॉमन चीजें थी और कुछ रीजनल वेरिएशंस भी ऐड हो गई थी महाभारता के अंदर। देखो, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये जो भी टेक्स्ट होते थे उस टाइम पे वो सारे टेक्स्ट संस्कृत में लिखे जाते थे ब्राह्मणास के द्वारा, यानी कि ब्राह्मणास की डोमिनेंस होती थी इन टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। सो जब भी सोशल हिस्ट्री को हम एक्सप्लोर करते थे, जब भी हिस्टोरियंस उस टाइम की सोसाइटी को समझने की कोशिश करते थे, सो 19th और 20th सेंचुरी में ये सारी चीजें शुरू हुई। तो उस टाइम पे हिस्टोरियंस को जो भी टेक्स्ट मिलता था, हिस्टोरियंस जो है उसे ऐसा का ऐसा मान लेते थे, जो भी उसके अंदर लिखा होता था उसे बिलीव कर लेते थे। बट एक्चुअली क्या चीज जो लिखी हुई है वो सच में प्रैक्टिस होती थी? क्या उनकी प्रैक्टिस हर जगह यूनिफॉर्म होती थी? सो दिस वाज अ क्वेश्चन। तो बाद में ये चीज जब बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शंस टेक्स्ट को एनालाइज किया गया तो पता चला कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता था। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज लिखी गई है वो एज इट इज सोसाइटी में प्रैक्टिस भी होती होगी। तो चलिए अब फैमिलीज के बारे में समझते हैं कि उस टाइम की फैमिलीज के अंदर क्या होता था। देखो, सारी फैमिलीज सेम नहीं होती है। देखो, कुछ फैमिलीज में कुछ कम मेंबर्स होते हैं, कुछ फैमिलीज में बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं, सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ सेम नहीं होता है एंड अलग अलग एक्टिविटीज सब फैमिली मेंबर्स जो है वो मिलके परफॉर्म करते हैं। अब फैमिली क्या होती है? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ मिलके रहते हैं, खाना शेयर करते हैं, इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा काम करते हैं, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तो उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम फैमिली कह देते हैं, है ना। लेकिन फैमिली भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है लोगों का। ये जो टर्म है किन फॉक, इसके अंदर इसको ही हम फैमिली कहते हैं। बेसिकली ये जो टर्म है किन फॉक इज यूज फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ पीपल ऑफ रिलेटिव्स। जब हम फैमिली के अंदर दूसरे रिलेटिव्स को भी शामिल कर लेते हैं तो उसको हम किन फॉक कहते हैं, ठीक है। संस्कृत टेक्स्ट में हमें एक वर्ड देखने को मिलता है कुल। कुल का क्या मतलब होता है? फैमिली। समझ में आया? जनाती एक टर्म देखने को मिली है जो कि बड़ी फैमिलीज के लिए यूज की जाती है। वंशा एक टर्म यूज की जाती है जो कि लीनिएज के लिए यूज की जाती है, ठीक है, रिलेटिव्स के लिए यूज की जाती है। देखो, फैमिली में रिश्ते जो हैं वो ब्लड बेस्ड होते हैं। जब खून का रिश्ता होता है तो हम कहते हैं कि दिस इज नेचुरल रिलेशन, ठीक है। सगा भाई, सगी बहन होना, तो कई बार हम सिर्फ सगे लोगों को ही अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। हर जगह ब्लड रिलेशंस को नहीं माना जाता, ब्लड रिलेशंस इतने कंपल्सरी नहीं होते हैं, ठीक है। हर सोसाइटी के अलग अलग नियम होते हैं, हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो हिस्टोरियंस जो हैं उन्हें एलीट फैमिलीज की इंफॉर्मेशन तो आराम से मिल जाती है, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोगों की फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, जो फैमिली नॉर्मल फैमिलीज होती थी, उनके बारे में जानना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। किंग्स वगैरह तो अपनी फैमिलीज के बारे में लिखवाते होंगे, बट क्या ऑर्डिनरी लोग भी कोई टेक्स्ट लिखवाते थे? नहीं। तो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जानना इतना आसान नहीं होता है। अब पेट्रिलिनी और मेट्रिलिनी का मतलब समझ लेते हैं। देखो, पेट्रिलिनी मैंने आपको बताया था, जब हमारा डिसेंट ट्रेस होता है फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, यानी कि जब पापा से बेटे को रिसोर्सेज जाते हैं, फिर बेटे से पोते को रिसोर्सेज जाते हैं, यानी कि फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन, जब ऐसे डिसेंट ट्रेस होता है तो इसको हम कहते हैं पेट्रिलिनी। वहीं जब मदर की साइड से डिसेंट ट्रेस होता है, मदर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंड डॉटर, तो इसको हम बोलते हैं मेट्रिलिनी। समझ में आया? नाउ आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी। देखो, उस टाइम पे जो है पेट्रिलिनी बहुत ज्यादा फॉलो होती थी। इवन आज भी हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। सन्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था कि ये जो है पेट्रिलिनियल लीनिएज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसी से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। सो पेट्रिलिनी के अंदर क्या होता है, सन जो है वो सारे अपने पापा के जो रिसोर्सेज है उनको उनके डेथ के बाद क्लेम करते हैं, यानी कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो सारे रिसोर्सेज उनके बेटे के पास जाएंगे, ना कि बेटी के पास। तो इसी चीज को पेट्रिलिनी कहते हैं। ठीक है। इवन जो मंत्र होते थे उस टाइम के, उसमें भी पेट्रिलिनी साफ देखने को मिलती थी। बेसिकली जो ऋग्वेदा जैसे टेक्स्ट हैं उनके अंदर जो मंत्र है उसमें भी साफ देखने को मिलता है कि बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बट ऐसा नहीं है कि पेट्रिलिनी ही सब कुछ होती थी। अगर किसी किंग का सगा बेटा नहीं होता था तो जो उनके भाई वगैरह होते थे या फिर उनके भाई के जो बच्चे थे वो भी थ्रोन के सक्सेसर्स बन सकते थे। कई बार फैमिली के दूसरे लोग भी जो है थ्रोन को क्लेम कर पाते थे। ठीक है। देखो, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते थे जब विमेन को कोई पावर या कोई रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। विमेन को जनरली कोई रिसोर्सेज या पावर नहीं दी जाती थी, बट एक एक्सेप्शन है। प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी, जिनकी शादी की गई थी वकाटका किंग से, तो इनके पास कुछ पावर थी। ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज का भी क्लेम था, इनके पास लैंड था। तो ये हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चला है। नाउ रूल्स ऑफ मैरिज। देखो, टाइप्स ऑफ मैरिज समझते हैं। सबसे पहले एंडोगैमी। एंडोगैमी क्या होती है? जब एक यूनिट के अंदर शादी हो जाती है, जैसे कि एक फैमिली के अंदर ही शादी कर देते हैं, मतलब फैमिली के अंदर ही एक दूसरे की शादी कर दी, या एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर जब शादी होती है, या फिर सेम लोकेलिटी में जब दो लोगों की शादी होती है, तो इसको हम कहते हैं एंडोगैमी। जब दो लोगों की शादी एक पर्टिकुलर यूनिट में होती है, एक परिवार में जब दो लोगों की शादी होती है, एक ही कास्ट में शादी होती है, तो इसको हम एंडोगैमी कहते हैं। एक्सोगैमी यानी कि जो उस यूनिट से बाहर जो शादी होती है, सेम लोकेलिटी में शादी नहीं होती है, सेम फैमिली में दो लोगों की शादी नहीं होती है, तो उसको हम एक्सोगैमी कहते हैं। पॉलीगिनी क्या होती है? जब एक मेन की बहुत सारी वाइफ्स होती है। ठीक है, एक आदमी बहुत सारी शादी करता है, तो दैट इज नोन एज पोलीगिनी। पोलीएंड्री क्या होती है? जब एक विमेन के बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, सो दैट इज पोलीएंड्री। जैसे कि द्रौपदी इज एन एग्जाम्पल। सो उस टाइम पे कुछ रूल्स होते थे, जैसे कि डॉटर को जो है ना सेम गोत्र में शादी नहीं की जाती थी। ठीक है, क्योंकि अगर सेम गोत्र में शादी कर रहे हैं तो दैट इज कि हम सेम फैमिली में शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम गोत्र में लड़की की शादी नहीं करनी होती थी। आज भी ये चीज जो है रेलिवेंट है। जो गर्ल्स और विमेन है उनकी शादी जो है राइट टाइम पे और राइट पर्सन के साथ करनी होती थी। ठीक है, कन्यादान किया जाता था, यानी कि जब लड़की की शादी होगी तो उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा उसके फादर की तरफ से, दैट इज नोन एज कन्यादान। ठीक है, एंड इन सभी चीजों के लिए ब्राह्मण्स ने जो है प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह बना रखे थे सोसाइटी में कैसे क्या चीजें होंगी उसके लिए। ठीक है, ब्राह्मणास जो है वो ये खुद भी ये रूल्स वगैरह फॉलो करते थे, इसके अलावा सोसाइटी को भी फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, लगभग 500 बीसी में क्या हुआ, ये जो नॉर्म्स थे इनको संस्कृत टेक्स्ट में कंपाइल कर दिया गया, जैसे हम धर्मसूत्र या फिर धर्मशास्त्र कहते हैं। तो उन टेक्स्ट के अंदर ये नॉर्म्स जो है वो लिख दिए गए थे। सो ये जो नॉर्म्स थे ये किन्होंने लिखे थे? ये ब्राह्मण लोगों ने लिखे थे। और ब्राह्मण के चाहते थे ब्राह्मण लोग कि सभी लोग जो है सोसाइटी में इन नॉर्म्स को फॉलो भी करें, इन रूल्स को फॉलो किया जाए। इसके अलावा मनुस्मृति भी एक लीगल टेक्स्ट है जो कि 200 बीसी से 200 सी के बीच में कंपाइल की गई थी। नाउ द गोत्र ऑफ विमेन। देखो, आज हम सभी के कोई ना कोई गोत्र है।
किसी को नहीं पता तो अपनी फैमिली से पूछो, सबका कुछ ना कुछ गोत्र होता है, ठीक है। सो ये जो प्रैक्टिस थी ना, ये ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस थी, यानी कि ब्राह्मणों ने स्टार्ट की थी। ये लगभग 1000 BC के आसपास जो है स्टार्ट हुई। अब क्या होने लग गया, इस टाइम पे लोगों को जो है अलग अलग गोत्राज में बांट दिया गया, सबको कुछ ना कुछ गोत्र जो है दे दिया गया। ये जो गोत्र है, ये गोत्र किसी वैदिक सीर यानी कि किसी ऋषि मुनि के नाम से आता है। मतलब हर गोत्र का नाम, जैसे कि वशिष्ठ या फिर अलग अलग गोत्र होते हैं, तो ये सारे जो गोत्र हैं ये किसी ऋषि मुनि के नाम पे है, ठीक है। सो जो भी लोग सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो एक ही आदमी के डिसेंडेंट्स है, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक ही फैमिली का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द सेम पर्सन। सो उस टाइम पे भी दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे गोत्र को देखते हुए। देखो, ऐसा माना जाता था कि किसी भी लड़की की जब शादी होगी तो उसको अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र जो है वो अडॉप्ट करना होगा। इसके अलावा सेम गोत्र वाले मेंबर्स की शादी नहीं हो सकती। अगर लड़का और लड़की सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं तो उनकी शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसी वजह से इस जो है गोत्र वगैरह जो है मिलाया जाता था, ये देखने के लिए कि क्या वो सेम गोत्र से तो नहीं बिलोंग करते हैं। देखो, सातवाहनास जो कि पावरफुल रूलिंग लीनिएज थी, जिन्होंने वेस्टर्न और डेक्कन इंडिया के अंदर रूल किया था 2nd सेंचुरी BC और 2nd सेंचुरी CE के दौरान, तो हमने देखा कि कुछ सातवाहना रूलर्स जो है वो पॉलीगिनस थे, यानी कि उनकी बहुत सारी वाइफ्स होती थी। तो जब भी हमने इन विमेन्स के नेम्स को देखा जिन्होंने सातवाहना रूलर्स के साथ शादी की, तो भाई इन्होंने अपने फादर का गोत्र अभी भी अपनाया हुआ है, जैसे कि गौतमा, वशिष्ठ, ये कुछ गोत्राज थे, यानी कि इन्होंने शादी करने के बाद भी अपने फादर के गोत्र को जो है छोड़ा नहीं है, अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया है। सो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि ये जो वेमेन होती थी, इन्होंने अपने हस्बैंड का गोत्र उनकी शादी के बाद जो है अडॉप्ट नहीं किया, अभी भी अपने फादर का ही गोत्र रिटेन करके रख रही थी, ठीक है। दैट इज द अवॉइडेंस ऑफ ब्राह्मणिकल रूल्स, यानी कि ये जो लोग थे ये ब्राह्मणिकल रूल्स को नहीं मानते थे, यानी कि ब्राह्मणिकल रूल्स को यूनिफॉर्मली हर जगह फॉलो नहीं किया जा रहा था। इवन सेम गोत्र में भी शादी होती थी, वो मेल भी और वो फीमेल भी सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं, फिर भी उनकी शादी हो रही है, तो ये चीज भी देखने को मिली, ठीक है। सो इसके अलावा एंडोगैमी, यानी कि मैरिज विद इन दी किन ग्रुप, यानी कि एक ही फैमिली के जो दो लोग शादी कर रहे हैं, तो ये भी बहुत सारी कम्युनिटीज में जो है साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता था, ठीक है। सो जब एक ही फैमिली में शादी कर लेता है, जैसे कि कजन से शादी कर ली, तो ये उस टाइम पे किया जाता था एक क्लोज नेट कम्युनिटी बनाने के लिए, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली नहीं होगी, एक फैमिली मतलब एक क्लोज्ड फैमिली होगी, ठीक है, यानी कि फैमिली में सब लोग क्लोज रहेंगे, बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे, इसके लिए भी ये चीजें की जाती थी उस टाइम पे। देखो, मैंने क्या बताया था कि पहले पेट्रीलिनी बहुत फॉलो होती थी, ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी तो आज भी है हमारी, बट क्या मदर्स इंपॉर्टेंट होती थी, यानी कि मदर्स की साइड से भी कुछ ऐसा होता था? क्या किन्हीं सोसाइटीज के अंदर मेट्रिलिनी भी फॉलो की जाती थी? तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सातवाहना रूलर्स जो है वो मेट्रोनिमिक्स, यानी कि अपनी माँ से अपने आप को डिराइव करते थे, यानी कि अपनी माँ से अपने नाम को जोड़ के देखते थे, ठीक है। यानी कि हमें पता चलता है कि कुछ रूलिंग लीनेजेस में मदर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं आते, भाई उनके नाम में उनकी माँ का नाम शामिल है तो क्या मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बेशक जो वो है वो अपने नाम के अंदर मदर का नाम जो है यूज कर रहे हैं, लेकिन सक्सेशन तो पेट्रीलिनियल ही होता था, बेटी को थोड़ी दिया जा रहा है राज करने के लिए, राज तो बेटा ही कर रहा है ना। बेशक माँ का नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बट पेट्रीलिनियल सक्सेशन ही होता था। सो अब हम बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस की। क्या सोसाइटी में डिफरेंसेस थे? ऑफ कोर्स, कास्ट सिस्टम उस टाइम पे सोसाइटी में प्रिवेल करता था। सो हम सभी को कास्ट इस टर्म का मतलब पता है। देखो, कास्ट का क्या मतलब होता है, कास्ट सिस्टम उस टाइम पे होता था, यानी कि सोसाइटल कैटेगरीज बनी हुई थी। उस टाइम पे सोसाइटी में कुछ कैटेगरीज बनी थी जो कि हियरार्की के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि उस टाइम पे सोसाइटी में डिविजन था, सबसे ऊपर ब्राह्मणास, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास और फिर शूद्राज आते थे, ठीक है। तो ये हियरार्किकल डिवीजन उस टाइम पे सोसाइटी में होता था, इसी को हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। एंड ये पूरा कास्ट सिस्टम जो है धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास के अंदर जो है इस कास्ट सिस्टम के रूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं।
सो ब्राह्मणास ने ही इस कास्ट सिस्टम को बनाया था एंड उन्होंने सबसे ऊपर भी अपने आप को ही रखा था। सबसे नीचे शूद्रास को रखा गया है और उनको अनटचेबल्स बताया गया है, यानी कि वो लोग जिनको छूने से भी, इवन देखने से भी जो है हम लोग पोल्यूट हो जाएंगे, ऐसा ब्राह्मणास कहते थे, क्लेम करते थे, और उनको सबसे नीचे सोसाइटल ऑर्डर में जो है रखा गया है। इवन हम लोगों की पोजीशंस जो है सिस्टम में बाय बर्थ डिटरमाइन हो जाती है। अगर कोई किसी पर्टिकुलर खास सिस्टम के अंदर जो है पैदा हुआ है तो वो उसी कास्ट सिस्टम से बिलोंग करेगा, तो बाय बर्थ ही हमारी पोजीशन भी डिटरमाइन हो जाती थी। नाउ द राइट ऑक्यूपेशन, देखो धर्म शास्त्रास और धर्म सूत्रास के अंदर जो है रूल्स होते थे कि हम क्या काम करेंगे। तो सारी जो ये 4 वर्णास होते थे, यानी कि वर्णा इज द कास्ट सिस्टम ओनली, ठीक है, तो इन वर्णास को क्या काम करना है वो धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास के अंदर लिखा होता था। ब्राह्मणास को क्या करना होता था, उनको पढ़ना होता था और पढ़ाना होता था, किसको, वेदास को, वेद पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे दूसरे लोगों को। इसके अलावा उनको सेक्रीफाइसेस करने होते थे, ठीक है, सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाने होते थे और उन्हें गिफ्ट्स देने और लेने होते थे, ठीक है। किसको देंगे गिफ्ट, किंग को गिफ्ट खुद देंगे और खुद रिसीव भी करेंगे गिफ्ट्स को। इसके अलावा क्षत्रियास को वॉरफेयर में एंगेज होना होता था, लोगों को प्रोटेक्ट करना होता था, जस्टिस डिलीवर करनी होती थी, वेदास पढ़ने होते थे, सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाने होते थे, ठीक है। इसके अलावा गिफ्ट्स जो है वो देने होते थे ब्राह्मणास को। जो लास्ट 3 ऑक्यूपेशंस होती थी, ठीक है, बेसिकली वो वैश्यास को दी गई थी, यानी कि वेदास पढ़ना, सेक्रीफाइस परफॉर्म करना और गिफ्ट्स, ठीक है। तो वैश्यास को भी वेद पढ़ने होते थे, सेक्रीफाइस परफॉर्म करने होते थे और गिफ्ट देने थे, किंग को भी और ब्राह्मणास को भी। इसके अलावा वैश्यास जो है वो एग्रीकल्चर, पेस्टोलिज्म और ट्रेड में भी इन्वॉल्व होते थे। शूद्रास को सिर्फ एक ही काम था कि जो ऊपर के 3 वर्णास हैं, कौन से भाई, ब्राह्मणास, वैश्यास और हमारे क्षत्रियास, उनको सर्व करना, ठीक है, सिर्फ उनकी ही हेल्प करेंगे वो लोग। अब ब्राह्मणास ने ये सारे रूल्स तो बना दिए, लेकिन उन्हें एनफोर्स कैसे करेंगे, उन्हें सोसाइटी में सभी लोगों से फॉलो कैसे करवाना था। तो इसके लिए वो 2-3 स्ट्रैटेजीज लेके आए। क्या भाई, सबसे पहला उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो वर्णा सिस्टम है ना, ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया है। भगवान ने ही तय किया है कि कौन कौन सी कास्ट से बिलोंग करेगा, तो इस वजह से सभी लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइन ओरिजिन दे दिया, भगवान से एसोसिएट कर दिया वर्णा सिस्टम को। सेकेंडली, ब्राह्मणास ने किंग्स को एडवाइस किया कि तुम जो है अपने किंगडम के अंदर ये सारे नॉर्म्स वगैरह जो है, रूल्स वगैरह है, वो फॉलो करवाओगे, सभी लोगों से जो है तुम्हें फॉलो करवाने पड़ेंगे ये रूल्स। तीसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सभी लोगों को परसुएड किया, सभी लोगों को जो है परसुएड किया कि तुम्हारा स्टेटस बाय बर्थ ही डिटरमाइन होता है, ठीक है, बाय बर्थ ही तुम, ये डिसाइड हो जाएगा कि तुम कौन से वर्णा से बिलोंग करते हो, ठीक है। सो ये चीजें जो करनी इतनी इजी नहीं होती थी। सो प्रिस्क्रिप्शंस वर ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय द स्टोरीज टोल्ड इन महाभारत एंड अदर टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं था कि सभी लोग ब्राह्मणा के इन रूल्स को फॉलो करेंगे। हमने देखा था कि वो ये भी कहते थे कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है, देन शादी के बाद तुम्हें जो है अपने फादर का गोत्र छोड़ना होगा और हस्बैंड का अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत फॉलो होती थी, हाँ फॉलो होती थी, बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग फॉलो करते थे, इतना रिजिडली भी नहीं फॉलो होती थी, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन क्षत्रिय किंग्स की। देखो ब्राह्मणास ने तो ये बोल दिया था, शास्त्रास में लिख दिया था, धर्मशास्त्रास के अंदर, कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं जहां पर बहुत सारी रूलिंग लीनिएज जो है वो अलग ओरिजिन से बिलोंग करती है, यानी कि कुछ लोग क्षत्रिय न होके भी किंग्स बने हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय हो तो ही किंग बनोगे, तो बहुत सारी एक्सेप्शंस देखने को मिलती है। जैसे कि मौर्यास, मौर्यास का एक बहुत बड़ा मौर्यन एम्पायर था, उन्होंने एक बहुत बड़े एम्पायर के ऊपर रूल किया, लेकिन उनका ओरिजिन क्या था ये बहुत डिबेट किया जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि वो क्षत्रिय थे, जबकि कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ऐसा बोला जाता है कि वो लो ओरिजिन से बिलोंग करते थे, यानी कि वो क्षत्रियास नहीं थे, वो किसी छोटी जाति से बिलोंग करते थे, किसी छोटे वर्णा से बिलोंग करते थे। इसके अलावा शुंगास और कनवास जो कि मौर्यास के बाद सक्सेसर बने थे, तो वो ब्राह्मणास थे, यानी कि वो क्षत्रिय नहीं थे, वो ब्राह्मणा होके भी राजा बने हैं। यानी कि जो भी जो है
सपोर्ट पा लेता था लोगों का, जिसके पास रिसोर्सेज थे, वेल्थ होती थी, तो वो जो है राजा बन जाता था। यानी कि बाय बर्थ ऐसा नहीं था कि भाई जो क्षत्रिय होगा सिर्फ वही राजा बनेगा, तो इट वाज नॉट अ कंपल्शन इन दिस सोसाइटी। जिसके पास भी पावर होती थी, रिसोर्सेज होते थे, तो वही राजा बन जाता था। इवन जो सातवाहना डायनेस्टी के बहुत एक इम्पोर्टेंट रूलर है गोतामी पुत्र सिरी सतकर्णी, तो वो जो है एक बहुत यूनिक से ब्राह्मणा थे। यानी कि वो एक ऐसे ब्राह्मणा थे जो क्षत्रियास की प्राइड को खत्म करना चाहते थे कि देखो सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। यानी कि वो ब्राह्मणा होते हुए भी राजा बने थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं बन सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि कोई भी इंटर मैरिज नहीं हो सकती। यानी कि चार वर्णास में से कोई दूसरे वर्ण का इंसान किसी दूसरे वर्ण से शादी नहीं कर सकता। यानी कि ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण में ही शादी करनी पड़ेगी, या फिर क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय वाले उसमें ही वर्णा में शादी करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने खुद भी जो है इस चीज को फॉलो नहीं किया, दूसरों को बोला कि तुम ये चीज फॉलो करोगे, लेकिन उन्होंने खुद जो है ये चीज फॉलो नहीं किया। उन्होंने रुद्र दमन की फैमिली में शादी की, जो कि उनके वर्णा से बिलोंग नहीं करते थे। समझ में आया? उन्होंने एम्फोसाइज किया लोगों को कि तुम जो है सेम वर्ण के अंदर शादी करोगे, इंटर मैरिज नहीं हो सकती है दूसरे वर्णा के अंदर। बट उन्होंने खुद इंटर मैरिज की थी रुद्र दमन की फैमिली में। अब हम समझेंगे जातीज के बारे में। देखो, हमने चार सोशल कैटेगरीज के बारे में समझा। इसके अलावा एक और टर्म देखने को मिलती है, जाति। देखो, ब्राह्मणिकल थ्योरी के हिसाब से जाति जो है वो भी बाय बर्थ जो है तय हो जाती है। यानी कि वर्णास हमारे फिक्स्ड हैं, चार होंगे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जाति के नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जाति तो कितनी भी हो सकती है, 100, 50, जितनी भी है, कितनी भी जाति हो सकती है, बट जाति भी हमारी बाय बर्थ जो है वो डिटरमाइन हो जाती थी। जब भी ब्राह्मण लोगों को कोई नया ग्रुप मिलता था सोसाइटी में, जैसे कि कुछ लोग जो जंगल में रह रहे हैं तो उन्हें निषाद बोल दिया, ठीक है, तो ये नाम उन्हें जो है असाइन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ यानी कि जो सोने का काम करते हैं, स्वर्णकार, तो ये एक नई जाति है। जो सोने का काम करेंगे वो स्वर्णकार होंगे, तो ये एक जाति है। जो जंगल में रहेंगे वो निषाद होंगे, दूसरी जाति है, ठीक है। जो भी उस वर्णा सिस्टम में फिट नहीं होता था, या फिर उन्हें कोई भी जो अलग सी ग्रुप देखने को मिलता था, तो उन्हें वो एक सेपरेट जाति के रूप में क्लासिफाई कर देते थे। समझ में आया? एक पर्सन क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पे उन्हें एक जाति में क्लासिफाई कर दिया जाता था। देखो, ज्यादातर किसी जाति के लोग जो है वो सेम ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते थे, यानी कि सेम काम करते थे, सेम प्रोफेशन होता था, ठीक है। धीरे धीरे जो लोग सेम काम करते थे उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी, जिस ऑर्गेनाइजेशन को श्रेणी या फिर गिल्ड कहा जाता था। तो मैंने आपको बताया था, मर्चेंट्स की गिल्ड्स होती थी, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनकी गिल्ड्स होती थी, यानी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिनको गिल्ड्स या फिर श्रेणीज कहा जाता था। तो देखो, कभी कभार हमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिससे हम इन ग्रुप्स, इन श्रेणीज, इन गिल्ड्स की भी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक इंटरेस्टिंग सी इंस्क्रिप्शन हमें जो है 5th सेंचुरी की मिलती है, मांडसर, बेसिकली मध्य प्रदेश में एक जगह, वहां पर तो एक सिल्क वीवर्स की एक गिल्ड थी, तो उसके बारे में उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, जो कि बेसिकली लता, यानी कि गुजरात में एक जगह, वहां से आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो उस इंस्क्रिप्शन के अंदर इनके बारे में लिखा हुआ है। नाउ बियॉन्ड द फोर वर्नास इंटीग्रेशन। देखो, उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट बहुत डाइवर्स था, इवन आज भी है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती थी एम्पायर्स के अंदर, ठीक है, यानी कि बहुत सारे सोशल प्रैक्टिसेस परफॉर्म किए जाते थे। ऐसा नहीं है जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं सब ब्राह्मणिकल आइडियाज को मानते थे, तो ऐसा जरूरी नहीं होता था। तो जब हमने संस्कृत टेक्स्ट को देखा तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज ऑड, अनसिविलाइज्ड मानी जाती है। मतलब कोई भी इंसान जो है वो जंगल में रह रहा है तो उसको अनसिविलाइज्ड माना जाता था, उसको एनिमल से कंपेयर किया जाता था, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। बट सारे ब्राह्मणिकल नॉर्म्स यूनिफॉर्मली सोसाइटी में इंप्लीमेंट नहीं होते थे। तो वही बात है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि हंटिंग, गैदरिंग करते थे, ठीक है। तो उनका तो वही सब्सिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट मीन्स है। भाई वो जंगल में रहेंगे तो क्या करेंगे, वो जंगल में तो यही काम होता है, ठीक है।
तो जैसे कि निषाद, उनको कैटेगराइज कर दिया, उनको निषाद एक जाति बना दिया, ठीक है। एकलव्य जो है वो ऐसी ही जाति से बिलोंग करते थे। तो क्या बताया जा रहा है इसमें, क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ब्राह्मण आज तो बहुत सारी सोशल कैटेगरीज, बहुत सारी जातिज बनाते थे, वो लोगों को अनसिविलाइज्ड मानते थे, वो अपने आप को हाई रैंक देते थे। वरना सिस्टम पे फर्स्ट रैंक उन्हीं को अलॉटेड है, ठीक है। उनको अच्छी ऑक्यूपेशन दी गई थी, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होता था। वही शूद्रास को उन्होंने बॉटम पे रखा, जो दूसरी जाति थी उनको वो अनसिविलाइज्ड मानते थे। बट ऐसा नहीं है कि उनके जो नॉर्म्स है, ब्राह्मणास ने तो कह दिया कि हम टॉप रैंक पे रहेंगे एंड ये जाति है, ये जाति है, बट ये सारी चीजें हर जगह फॉलो नहीं की जाती थी। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ब्राह्मणास को क्रिटिसाइज करते थे, ब्राह्मणास की बातों को नहीं मानते थे, नहीं इंप्लीमेंट करते थे। इवन जो नोमैडिक पेस्टोलिस्ट थे, उन लोगों को भी जो है हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट वाले फ्रेमवर्क में इतने अच्छे से, इतनी इजीली अकोमोडेट नहीं किया गया था। यानी कि नोमैडिक पेस्टोलिस्ट, यानी कि जो एक से दूसरी जगह जो बंजारे होते हैं बेसिकली जो लोग, उनको इतनी आसानी से जो है इस कास्ट फ्रेमवर्क में जो है अपनाया नहीं गया था, ठीक है। इवन जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको मलेच बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एम आएगा, मलेच बोला जाता था उनको, ठीक है। उनको भी बहुत बुरी तरीके से देखा जाता था, उनको भी जो है नीचा दिखाया जाता था। बट धीरे धीरे लोगों के बीच में जो है आइडियाज और बिलीफ शेयर हुए, लोगों को समझ में आने लग गया कि ये चीजें गलत है। सो मैंने आपको अभी बताया कि ब्राह्मणास बहुत सारे लोगों को जो है आउटसाइड द सिस्टम मानते थे, यानी कि स्वर्ण सिस्टम के अंदर जो है क्लासिफाई नहीं करते थे। लेकिन बहुत ज्यादा शार्पर डिवाइड था, यानी कि ये जो कैटेगरीज भी बनाई हुई थी, ये ब्राह्मणास ने अपने हिसाब से बनाई थी। ब्राह्मणास ने अपने आप को टॉप पोजीशंस दे दी, लेकिन शूद्रास को अनटचेबल बोल दिया कि भाई इनको छूने तक से जो है हमारी प्योरिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये सारी चीजें जो है रिचुअल से कनेक्ट कर दी, सेक्रेड से कनेक्ट कर दी, ठीक है। प्योर टर्म देनी शुरू कर दी, अपने आप को वो प्योर मानते थे, वेयर एज शूद्रास को अनटचेबल, अनप्योर मानते थे, ठीक है। तो ये सोसाइटी में उस टाइम पे देखने को मिलता था। जिसके वजह से ये नोशन देखने को मिला। सो जो लोग अपने आप को प्योर मानते थे वो अनटचेबल से दूर रहने लग गए, ठीक है। एक शार्प कॉन्ट्रास्ट लोगों के बीच में देखने को मिला, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज जो हमें पॉल्यूटिंग लगती है, आज के टाइम पे भी ऐसे होता है, जैसे कि उस टाइम पे कॉर्प्स वगैरह को हैंडल करना, डेड एनिमल्स वगैरह को बरी करना, तो ये कुछ ऐसे टास्क थे जो कि बहुत उस टाइम पे मीनियल माने जाते थे, बहुत बुरे माने जाते थे, पोल्यूटिंग माने जाते थे। तो ये टास्क उन लोगों से परफॉर्म करवाए जाते थे, जैसे कि चंडालास। चंडालास भी जो है शूद्रास की कैटेगरीज में ही आते थे, उनको बहुत नीचे रखा जाता था हमारे सोसाइटल ऑर्डर में, और उनको फोर्स किया जाता था ये काम करने के लिए। ऐसा माना जाता था कि अगर वो लोग हमें टच कर देंगे, टच तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी ने उन्हें देख भी लिया ना, तो वो जो है अनप्योर हो जाएंगे, वो पोल्यूट हो जाएंगे। अगर कोई ब्राह्मणा है या फिर कोई वैश्या है, कोई क्षत्रिय है, उसने गलती से भी चंडाल को देख लिया है, शूद्र वगैरह को देख लिया, तो वो पोल्यूट हो जाएंगे, वो इम्प्योर हो जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि जो टॉप पे है, जो सोशल ऑर्डर में सबसे ऊपर है, तो वो लोग जो है अगर इन लोगों को देख भी लेंगे तो वो पोल्यूट हो जाएंगे। मनुस्मृति में जो है ड्यूटीज लिखी गई है कि चंडालास को क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। उन्हें जो है बोला जाता था कि तुम जो है विलेज के बाहर रहोगे, तुम्हें जो है पुराने बर्तनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम जो है जो मरे हुए लोग हैं उनके कपड़े पहनोगे, और आयरन के ऑर्नामेंट्स को तुम्हें पहनना होगा। इवन वो विलेजेस में जो है रात को जो है आ भी नहीं सकते थे, अलाउड ही नहीं होता था। उनको जो है डेड बॉडीज को डिस्पोज करना होता था, ठीक है। जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं होते ना, तो उन बॉडीज को वही लोग डिस्पोज करेंगे, जो है एग्जीक्यूशन का काम वही करेंगे। बाद में एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाइयान जो है 5th सेंचुरी में आते हैं, तो उन्होंने लिखा कि जो अनटचेबल लोग थे, यानी कि जो शूद्रास थे, तो जब भी वो गलियों में आते थे ना, तो उन्हें तालियां बजानी पड़ती थी, क्लैपर साउंड करना पड़ता था, यानी कि तालियां बजानी पड़ती थी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो लोग आ रहे हैं एंड लोग जो है उनको देखने से बचे।
यानी कि इम्प्योर होने से बचे। एक दूसरे चाइनीज पिलग्रिम है ज़ुआनज़ांग, तो वो 7th सेंचुरी में आए थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो एग्जीक्यूशनर्स हैं, ये जो स्कैवेंजर्स है, इनको बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है, इन्हें शहर या फिर गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, तो फाइयान कब आए थे एंड ज़ुआनज़ांग कब आए थे, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी की। देखो, मनुस्मृति एक लीगल टेक्स्ट है। इसके हिसाब से जो पेटर्नल एस्टेट है, यानी कि पापा की जो भी प्रॉपर्टी है, वो उनके बेटों के बीच में बराबर बांटी जाएगी उनकी डेथ के बाद। ठीक है, और जो सबसे बड़ा बच्चा होगा, सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको सबसे ज्यादा शेयर भी मिलेगा, स्पेशल शेयर मिलेगा उसे। लेकिन जो विमेन है, उसका कोई भी शेयर नहीं होगा उन रिसोर्सेज के अंदर। विमेन को उनकी शादी के दौरान ही गिफ्ट्स मिलेंगे, जिसे स्त्री धन कहा जाता है, यानी कि जो विमेन की वेल्थ है, तो सिर्फ शादी के टाइम पे उन्हें गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे जो उनकी प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा उनका किसी भी चीज में कोई हक नहीं है। और ये जो स्त्री धन होगा, ये सिर्फ उनके बच्चे ही इनहेरिट कर सकते हैं। हस्बैंड में उनका कोई भी क्लेम नहीं होगा, यानी कि हस्बैंड स्त्री धन पे कोई क्लेम नहीं रख सकता। सेम टाइम पे मनुस्मृति में ये भी बोला गया है कि विमेन जो है वो प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकती। ठीक है, बिना हस्बैंड की परमिशन के वो कोई भी चीज जो है अपने पास नहीं रख सकती। ठीक है, लेकिन हमें एक एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन मिलता है प्रभावती गुप्ता का। ये एक वकाटक क्वीन थी, तो ये एक एक्सेप्शन थी, जिनके पास जो है बहुत ज्यादा पैसे थे, बहुत ज्यादा वेल्दी थी ये, और इनके पास लैंड, बहुत सारे रिसोर्सेस का भी जो है इनके पास शेयर था। हमें कुछ इंस्क्रिप्शन से, कुछ टेक्स्ट से पता चला कि कुछ अपर क्लास विमेन जो है वो कुछ रिसोर्सेज रख पाती थी, जैसे कि लैंड, कैटल, मनी। उनके पास कुछ चीजें होती थी, बट दे वर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मेन। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेन और विमेन के बीच में सोशल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते थे, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन एक्सेस टू द रिसोर्सेज। यानी कि मेन रिसोर्सेज के ऊपर क्लेम कर सकता था, कंट्रोल कर सकता था, लेकिन विमेन को ये अलाउड ही नहीं था। कुछ ही एक्सेप्शंस देखने को मिलती है सोसाइटी में, जैसे कि प्रभावती गुप्ता। अब हम वर्ना सिस्टम के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ब्राह्मण टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ना ही बेसिस था फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। यानी कि बेसिकली जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा है, उससे हमें पता चला कि देखो, जो शूद्राज होंगे उनको ऊपर की 3 वर्णास को सर्व करना है। यानी कि शूद्र के पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि भाई उनके पास कोई प्रोफेशन ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी भी नहीं है अकॉर्डिंग टू दी मनुस्मृति। ठीक है, वैश्यास के पास वेल्थ होती थी, क्योंकि वो बिजनेस, पेस्ट्रोलिज्म, ट्रेड, इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते थे, तो इनके पास जो है वेल्थ एक्वायर करने का राइट होता था। ठीक है, सो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास के अंदर लिखा है कि 7 तरीके से मेन प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है और 6 तरीके से विमेन प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। देखो, हमें पता है कौन सबसे रिच होता होगा, क्षत्रिय रिच होते होंगे, क्योंकि वो राजा होते थे, तो क्षत्रिय सबसे रिच लोग होते थे। वर्णा सिस्टम के अंदर सिर्फ क्षत्रिय ही जो है वो राजा बन सकते थे, बट ये ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता था। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे कि क्षत्रिय ही हमेशा राजा नहीं बनते थे, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता था। ब्राह्मण्स, कुछ ब्राह्मण रिच भी होते थे, कुछ ब्राह्मण पुअर भी होते थे। ठीक है, कई बार ब्राह्मणों को डोनेशंस भी मिलते थे, चैरिटी, दक्षिणा भी दी जाती थी, जिसकी वजह से कुछ ब्राह्मण रिच भी होते थे। ब्राह्मण्स ने इतने गलत नॉर्म्स वगैरह बनाए हैं, जिसकी वजह से बुद्धिज्म के बहुत सारे टेक्स्ट में ब्राह्मण कास्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। ठीक है, लगभग 6 सेंचुरी बीसी में जब बुद्धिज्म जो है बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है ब्राह्मणिज्म को फेस करना पड़ा। बुद्धिस्ट ने ये चीज रिजेक्ट करी कि क्यों हमारा स्टेटस बर्थ से ही तय हो रहा है, तो इस चीज को बुद्धिस्ट ने बहुत ज्यादा रिजेक्ट किया, क्रिटिसाइज किया। सोसाइटी में इनइक्वालिटी जरूर थी, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी थी, ये ना ही नेचुरल थी ना ही परमानेंट थी, ऐसा बुद्धिस्ट ने कहा। यानी कि बुद्धिस्ट लोगों ने कहा कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये ब्राह्मण्स एम्फसाइज कर रहे हैं, ब्राह्मण्स ने ही ये इनइक्वालिटी पैदा की है। ब्राह्मण्स ने ही तो बोला है कि बर्थ से जो है हमारा स्टेटस तय होगा, लेकिन ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, ना ये नेचुरल चीज है, ये इनइक्वालिटी पहले से नहीं थी, ये ब्राह्मण्स ने क्रिएट की है।
अब हम बात करेंगे शेयरिंग वेल्थ की। देखो सोशल स्टेटस और कैसे अचीव किया जा सकता है। देखो अगर एक पर्सन जो है बहुत चैरिटी करता है तो सबको पता चलेगा भाई ये तो बहुत दान कर रहा है, तो इससे उसका सोशल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होगा। सो एक पर्सन जो बहुत चैरिटी करता है, बहुत चैरिटेबल है, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। एंड जो पर्सन बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करके बैठा है, सिर्फ पैसा कमा रहा है, दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा हेट्रेड मिलेगी। ठीक है। सो तमिल संगम एंथोलॉजी से हमें पता चला कि इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप सजेस्ट दैट व्हाइल देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, दोज हु कंट्रोल रिसोर्सेज वर एक्सपेक्टेड टू शेयर टू देम। देखो तमिल संगम टेक्स्ट से हमें पता चला कि हाँ भाई सबके सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स अलग होते हैं, सबकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होती हैं। हाँ कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, लेकिन जो लोग रिच हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन लोगों को अपने रिसोर्सेज दूसरों के साथ भी तो बांटने चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि खुद ब खुद जो है वेल्थ एक्यूमुलेट करके बैठ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें तमिल संगम एंथोलॉजी से पता चलता है। अब हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। देखो सुत्ता पिटका, बेसिकली सुत्ता पिटका क्या है, ये एक टेक्स्ट है बुद्धिज्म का। ठीक है। तो सुत्ता पिटका से हमें पता चला कि देखो ये जो किंगशिप है, यानी कि ये जो राजा का जो इंस्टीट्यूशन है, जो राजा का जो कंसेप्ट है ना, ये हमारी मर्जी से आया, ह्यूमन की चॉइस से आया है। देखो हम सभी लोगों ने खुद से एक इंसान को चूज किया है जो कि हम लोगों को जो है कंट्रोल करेगा और बदले में हम लोगों को सर्विसेज देगा, प्रोटेक्ट करेगा, और बदले में हम उस राजा को जो है टैक्स देंगे ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में। दोबारा से बता रही हूँ, सुत्ता पिटका बेसिकली एक बुद्धिज्म का टेक्स्ट है जिसमें हमें देखने को मिला कि जो किंग का कंसेप्ट है ये हमारी मर्जी से आया, ह्यूमन की चॉइस से आया। एक बार ह्यूमन ने जो है किंग को सिलेक्ट किया, ये कहते हुए कि किंग जो है हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, जस्टिस मेंटेन करेगा, और बदले में हम जो लोग हैं वो किंग को टैक्सेस देंगे इस सर्विसेज के बदले में। समझ में आया? ठीक है। यानी कि ये एक ह्यूमन एजेंसी है, यानी कि हम लोगों ने ही किंग का कंसेप्ट जो है धरती पे लेके आया है अपने इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस को जो है मैनेज करने के लिए। ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि हम लोगों ने ही इस सिस्टम को क्रिएट किया, वी आर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन अगर किंग कुछ गलत करता है तो हम इस सिस्टम को जैसे लेके आए हैं हम इसे बदल भी तो सकते हैं। यानी कि किंग जो है हम सभी लोग मिलके ही तो इलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर किंग कुछ गलत करेगा तो हम लोग किंग को हटा भी सकते हैं पावर से। ठीक है। सो किंग वॉज इलेक्टेड बाय द होल पीपल, यानी कि किंग जो है उसको महासमता जो है इलेक्ट करेंगे। तो ऐसा कंसेप्ट हमारे सुत्ता पिटका के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। तो किंग के कंसेप्ट के बारे में बुद्धिज्म की क्या राय है, तो वो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने को मिलती है। नाउ हैंडलिंग टेक्स्ट। देखो हिस्टोरियंस जब भी किसी टेक्स्ट को देखते हैं, जब भी किसी डॉक्यूमेंट को जो है एनालाइज करते हैं, तो वो कुछ चीज जो है कंसिडर करते हैं, कुछ चीजों पे उनका ध्यान जाता है। सबसे पहले वो लैंग्वेज देखते हैं कि क्या ये ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज है या फिर ये जो रिच लोग हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनकी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑर्डिनरी बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल है या फिर जो रिच लोगों की लैंग्वेज है, जैसे कि संस्कृत उस टाइम पे बहुत ब्राह्मणास के द्वारा यूज की जाती थी, उन लोगों की लैंग्वेज है, इस चीज पे ध्यान जाता है। इसके अलावा किस तरीके का टेक्स्ट है, क्या ये एक मंत्र है या क्या ये एक स्टोरी है। इसके अलावा ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, जब वो पर्सन लिख रहा था इस टेक्स्ट को तो उसका क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा। इसके अलावा ये किसके लिए लिखा गया होगा, कौन ऑडियंस रहा होगा इसका। इसके अलावा कब इसको लिखा गया होगा, ठीक है, कब इसको कंपाइल किया गया होगा, या फिर कब इसको कंपोज किया गया होगा, या फिर कहाँ इसको कंपोज किया गया होगा, कहाँ बैठ के इस टेक्स्ट को लिखा गया होगा। तो जब भी हिस्टोरियंस किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो वो इन सभी चीजों को कंसिडर करते हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। अब हम थोड़ी सी महाभारता की बात करते हैं। देखो महाभारता जिसके अंदर संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो महाभारता के अंदर थोड़ी सी सिंपल टाइप की संस्कृत यूज की गई है। जो वेदास और प्रशस्ति के अंदर जो संस्कृत यूज की गई है वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन महाभारता के अंदर जो संस्कृत यूज की गई है वो सिंपल है, रीडेबल है। ठीक है। यानी कि वो किस तरीके से लिखी गई होगी, वो इस तरीके से लिखी गई होगी कि सभी जो लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग, वो उसे समझ सके, वो इतनी मुश्किल ना हो कि लोगों को समझ में ही ना आए। लेकिन किसने इस टेक्स्ट को लिखा होगा, तो ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो चैरियट बार्ड्स ने लिखी थी। यानी कि
जो भी युद्ध पे जाते थे तो वो जो युद्ध पे सारथी बैठा होता था, यानी कि जो रथ को चलाता था, चैरियोटर बार्ड जिनको सूतास कहा जाता था, तो उस टाइम पे युद्ध हो रहा होगा तो उस टाइम पे वो लोग जो है लिखते थे। जो क्षत्रिय वॉरियर्स के साथ युद्ध पे जाते थे, जो उनके रथ को संभालते थे बैटलफील्ड में, तो उन लोगों ने ही इन पोम्स को, इन स्टोरीज को जो है वो लिखा होगा। ठीक है। पहले जो है ये चीजें लिखी नहीं गई होंगी, पहले ये ओरली सर्कुलेट हुई होंगी एंड बाद में जाके कहीं ब्राह्मणास ने जो है 5th सेंचुरी बीसी में इन चीजों को लिखना शुरू किया होगा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो महाभारता जो है वो सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। जो वेदास में जो संस्कृत देखने को मिलती है वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट महाभारता रीडेबल है, सिंपल है। तो ऐसा माना जाता है, भाई किसने लिखा हुआ है इसको, तो ऐसा माना जाता है जो सूता से, जो चैरियोटर बार्ड्स थे, जो क्षत्रिय वॉरियर्स के साथ बैटलफील्ड पे जाते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कंपोज किया होगा इन सारी चीजों को। हो सकता है पहले ये सारी चीजें ओरली सर्कुलेट हुई हो और बाद में 5th सेंचुरी बीसी के आसपास ब्राह्मणों ने लिखनी स्टार्ट कर दी हो। एंड ऐसा भी पॉसिबल है धीरे धीरे, देखो हम कोई चीज बोलते हैं, ओरली कोई चीज ट्रांसमिट होती है, तो टाइम के साथ साथ उसमें वेरिएशंस आ जाती है, नई चीज, नए रूल्स, नए नॉर्म्स आ जाते हैं, नई रेगुलेशंस आ जाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है टाइम के साथ साथ नई वेरिएशंस भी महाभारत के अंदर ऐड होती चली गई हो। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 200 बीसी से 200 सीई आएगा यहाँ पे। इस टाइम के दौरान जो है विष्णु भगवान की पूजा भी शुरू हो गई थी, विष्णु की, कृष्णा की, एंड कृष्णा को भी विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाने लग गया था। तो हो सकता है इस टाइम पे जो है और जो पार्ट्स हैं वो ऐड हो गए होंगे। ठीक है। डाइडेक्टिक सेक्शंस, यानी कि डाइडेक्टिक बेसिकली ज्ञान बोलते हैं हम। ठीक है। जो ज्ञान वाले हिस्से हैं कि भाई कृष्ण जो है वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो ये वाले जो हिस्से हैं ये भी जो है बाद में ऐड कर दिए गए होंगे, जैसे कि मनुस्मृति में ऐड किए गए थे। ऐसे एडिशंस होते चले गए एंड बाद में जो है, पहले देखो सिर्फ 10,000 वर्सेस थे हमारी ओरिजिनल महाभारत में और बाद में लगभग 1 लाख वर्सेस जो है इन एडिशंस के बाद हो गए थे। ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले ये जो महाभारत है वो वेद व्यास ने जो है लिखी थी। नाउ लैंग्वेज एंड द कंटेंट। देखो जो टेक्स्ट है महाभारत, इसको हम 2 सेक्शंस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। 2 उसमें बांटते हैं। सबसे पहला स्टोरीज, जो स्टोरीज वाला हिस्सा होता है उसको हम नरेटिव कहते हैं। ठीक है, नरेटिव सेक्शन। और जो दूसरा सेक्शन है जिसमें ज्ञान दिया जा रहा है, जिसमें सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में लिखा जा रहा है, उस हिस्से को हम डाइडेक्टिक कहते हैं। ठीक है। इस सेक्शन के अंदर जो है स्टोरीज, नरेटिव्स भी हैं, बट उन नरेटिव्स के साथ साथ सोशल मैसेजेस भी हैं। ठीक है। बेसिकली जो स्टोरी वाला सेक्शन है, देखो महाभारता को 2 पार्ट्स में, 2 सेक्शंस में क्लासिफाई किया जाता है। जो स्टोरी वाला सेक्शन है दैट इज नरेटिव, लेकिन जब स्टोरी के अंदर सोशल मैसेजेस आ जाते हैं, जब रूल्स आ जाते हैं, तो उस चीज को हम कह देते हैं डाइडेक्टिक। तो अनदर सेक्शन इज डाइडेक्टिक। देखो हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि महाभारता जो है वो पहले सिर्फ एक स्टोरी की फॉर्म में, जो है ड्रामेटिक स्टोरी की फॉर्म में लिखी गई थी, लेकिन बाद में चल के उसमें डाइडेक्टिक पोर्शंस ऐड किए गए थे, यानी कि जो सोशल मैसेजेस हैं, जो रूल्स हैं, ये सारी चीज बाद में ऐड की गई होगी। पहले महाभारता सिर्फ एक स्टोरी रही होगी। नाउ द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस। देखो महाभारत किसी भी दूसरी एपिक की तरह इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शंस हैं, अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, बैटल्स के बारे में, फॉरेस्ट, पैलेसेस, सेटलमेंट्स, अलग अलग लोगों के बारे में कहानियां लिखी गई हैं। देखो 1951-52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, उन्होंने हस्तिनापुर, ये जो विलेज था, ये एक विलेज है मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका मेंशन महाभारत के अंदर देखने को मिलता है, तो इसका एक्सकवेशन बीबी लाल ने किया था 1951-52 में। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये वही हस्तिनापुर है जिसके बारे में हमारी महाभारत के अंदर बात हो रही है। ये सारी चीजें की तो भाई हो सकता है हस्तिनापुर की जो ये सिमिलैरिटी है ये कोइंसिडेंटल हो, यानी कि नाम सिर्फ मैच कर रहा हो, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि इस जगह का नाम भी हस्तिनापुर है एंड जो महाभारत के अंदर जो जगह है उसका नाम भी हस्तिनापुर है। बट इन दोनों के बीच में कोई हमें ऐसा रेलिवेंट कोई सिग्निफिकेंट कोई चीज नहीं देखने को मिली जिससे जस्टिफाई हो कि हाँ ये वही हस्तिनापुर है, तो ऐसी चीज नहीं देखने को मिली। ठीक है। सो
हमने जब महाभारत को पढ़ा तो देखा कि भाई कौन कहाँ पर लोकेटेड है ये हस्तिनापुर। तो जो अपर गंगा दोआब वाला रीजन है जहाँ पर कभी कुरु किंगडम रहा होगा, तो उसी के हिसाब से हिस्टोरियंस ने इस वाले हस्तिनापुर को प्लॉट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो सिर्फ नाम मैच करता है, बट एक्सकवेशन हुआ तो जब इतना कुछ खास हमें सिग्निफिकेंट महाभारत से रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं मिली है। लेकिन एक्सकवेशंस जो है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही की गई थी, लेकिन इतना कुछ देखने को नहीं मिला। कोई डेफिनाइट प्लान्स नहीं थे घरों के, मतलब प्रॉपर घर भी नहीं थे। वॉल्स हमें देखने को मिली जो मिट्टी की बनी थी, मिट्टी की ईंटों के घर बने हुए थे। ठीक है, मतलब जब एक्सकवेशन हुई, खुदाई हुई, तो थोड़े बहुत घर मिले थे जो मिट्टी के बने हुए थे। ठीक है, मड प्लास्टर किया गया था, जो घास फूस के घर जो है वो बने हुए थे। इतना कुछ हमें नहीं देखने को मिला जिससे हम कह सके हाँ ये महाभारत वाला ही हस्तिनापुर है, ना ही हमें कोई वॉर के एविडेंस देखने को मिले। तो जब उन्होंने 6th और 3rd सेंचुरी बीसी वाले टाइम पीरियड वाली एक्सकवेशंस की, तो उन्होंने बताया कि जो घर है वो वही फिर मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे। इसके अलावा कुछ घर जो है वो बर्न्ड ब्रिक्स के भी बने हुए थे। इसके अलावा सोकेज जार्स यानी कि ब्रिक ड्रेन्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिला है। इसके अलावा रिंग वेल्स भी देखने को मिले हैं, कई जगह पे कुएं देखने को मिले हैं, ड्रेनेज पिट्स वगैरह देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये वही हस्तिनापुर है जिसके बारे में हमारे महाभारत के अंदर देखने को मिल रहा है। जो हमारी मेन स्टोरी थी महाभारत की, उसमें हस्तिनापुर जो बात की जा रही थी, क्या ये वही हस्तिनापुर है? तो ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिला। तो हो सकता है ये महाभारत सिर्फ एक स्टोरी हो। जब वो लिख रहे होंगे महाभारत को, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे शहर रहे होंगे जैसा उन्होंने अपनी महाभारत के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, महाभारत के अंदर जो हस्तिनापुर लिखा है, हो सकता है वैसे शहर बाद में डेवलप हुए होंगे जब वो महाभारत को लिख रहे होंगे, या फिर हो सकता है ये सिर्फ एक पोएटिक फैंसी है, बढ़ा चढ़ा के चीजों को लिखा गया है, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। अब इसके अलावा द्रौपदी की मैरिज के बारे में बताया गया है। तो महाभारत का सबसे चैलेंजिंग एपिसोड है जब द्रौपदी की शादी की जा रही थी पांडवास के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पॉलीएंड्री देखने को मिल रही है। ठीक है, पॉलीएंड्री वाज सेंट्रल टू द नरेटिव, यानी कि पॉलीएंड्री जो है वो मेन स्टोरी का पार्ट है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हिस्टोरियंस आज भी देखते हैं बहुत सारी जगह पे पॉलीएंड्री आज भी जो है प्रेवेलेंट है। उस टाइम पे बहुत सारी रूलिंग इलीट्स में जो है पॉलीएंड्री होती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाभारत के अंदर हमें पॉलीएंड्री का केस देखने को मिल रहा है, बहुत सारी और भी रूलिंग इलीट्स के अंदर जो है पॉलीएंड्री होती थी। एंड इस चीज के लिए भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि पहले पॉलीएंड्री बहुत प्रैक्टिस होती होगी, बाद में लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती होगी, ब्राह्मणास को अच्छी नहीं लगती होगी, तो बाद में ये चीज जो है धीरे धीरे खत्म हो गई होगी। अब कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि पॉलीएंड्री जो है ब्राह्मण्स को अच्छी नहीं लगती होगी, अनयूजुअल सी लगती होगी, अनडिजायरेबल लगती होगी, जिसके वजह से जो है ये चीज कम हो गई होगी। बट ये चीज आज भी हिमालयन रीजन में रेलिवेंट है, प्रेवेलेंट है। आज भी बहुत सारे हिमालयन रीजन्स के अंदर जो है पॉलीएंड्री की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग ये कहते थे कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉरफेयर होता था, जिसके वजह से विमेन की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, जिसके वजह से पॉलीएंड्री होती होगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है इस चीज से एसोसिएट करके देखी जाती हैं। तो हमें अर्ली सोर्सेज से पता चलता है कि पॉलीएंड्री जो है वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती थी। हाँ, कुछ जगह जो है पॉलीएंड्री जो है देखने को मिलती थी, बट हर जगह जितनी हमारी नॉर्मल मैरिजेस को प्रेफर किया जाता था उतना हमारा पॉलीएंड्री नहीं देखने को मिलता। बट जो सेंट्रल स्टोरी है महाभारत की, तो वहां पर पॉलीएंड्री को क्यों शामिल किया गया? ठीक है, तो हमें ये चीज याद रखनी होगी। हो सकता है स्टोरी को और ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए जो है ये चीज जो है महाभारत के अंदर ऐड की गई होगी। तो जरूरी नहीं है कि ये सोशल रियलिटी को ही रिफ्लेक्ट करता होगा, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे सच में सोसाइटी में ये चीजें होती होंगी। सिर्फ महाभारत को थोड़ा और इंटरेस्टिंग स्टोरी देने के लिए जो है ये पॉलीएंड्री वाली प्रैक्टिस इंक्लूड की गई होगी। Now Mahabharata as a dynamic text. So this is the last topic of this chapter, but this is very important and यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो प्लीज आप सभी का ध्यान यही होना चाहिए। 8 मार्कर भी आता है इवन। देखो, डायनेमिक टेक्स्ट का क्या मतलब है कि महाभारत बहुत डायनेमिक है।
महाभारत के अंदर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल वेरिएशंस हैं। तो देखो महाभारत की जो ग्रोथ है, महाभारत का जो इवोल्यूशन है, वो संस्कृत वर्जन के साथ रुक नहीं गया। ऐसा नहीं है कि महाभारत का सिर्फ संस्कृत वर्जन देखने को मिलता है। ओवर द सेंचुरीज महाभारत के बहुत सारे वर्जन जो हैं वो लिखे गए हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। यानी कि जैसे जैसे नए लोग आते गए, नई कम्युनिटीज आती गई, वैसे वैसे नए सेक्शंस, नए पार्ट्स जो है हमारे महाभारत के अंदर जो है ऐड होते चले गए। बहुत सारी स्टोरीज जो है, एक पर्टिकुलर रीजन में कोई स्टोरी ओरिजिनेट हुई तो वो महाभारत के अंदर ऐड हो गई। यानी कि थ्रू आउट द वेरियस जनरेशंस अलग अलग स्टोरीज महाभारत के अंदर ऐड होती चली गई। जो चीज लोगों के बीच में सर्कुलेशन में थी, ओरली जो चीज लोगों के बीच में सर्कुलेशन में थी, तो वो चीज महाभारत के अंदर ऐड हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे जो है स्टोरी चेंज होती गई। इवन जो सेंट्रल स्टोरी है उसके अंदर भी बहुत सारे और भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड होते चले गए। सेंट्रल स्टोरी को भी हर जगह अलग अलग तरीके से बताया जाता है, जैसे कि नॉर्थ में और साउथ में हर जगह महाभारत की स्टोरी डिफरेंट है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे जो है महाभारत के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग रीजन्स में वेरिएशंस देखने को मिली। ठीक है, महाभारत के अलग अलग एपिसोड्स को अलग अलग स्कल्पचर्स, पेंटिंग, अलग अलग फॉर्म्स में जो है डिपिक्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है। आज के टाइम पे भी महाभारत यहाँ पे होता है। ठीक है, ड्रामा होता है पूरा महाभारत का। हमने पुराने वाले महाभारत देखे होंगे। इवन आज के टाइम पे टीवी में भी महाभारत के देखो कितने वर्जन्स आ चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है कि महाभारत धीरे धीरे जो है और ज्यादा डायनामिक होता जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, बहुत ज्यादा वेरिएशंस एड अप होते जा रहे हैं। ठीक है, महाभारत से हमें बहुत सारी थीम्स मिलती हैं हमारे आर्ट्स के लिए, हमारे प्लेस, डांस, अलग अलग स्टोरीज हमें महाभारत से देखने को मिलती हैं, जिसको आज भी हम अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करते हैं। इस टॉपिक का क्रक्स क्या है कि महाभारत एक बहुत डायनामिक टेक्स्ट है। महाभारत बहुत वेरिएशंस हमारे महाभारत के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक चीज मैंने कवर करी है। एंड इसके बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों का कोई डाउट होगा फ्रॉम दिस बुक। एंड फिर भी कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो वहां पर प्लीज लेट मी नो। ये सारे नोट्स जो है दे विल बी अवेलेबल ऑन दी टेलीग्राम चैनल, एंड वहां पर जो है मैं ये हाईलाइटेड पीडीएफ भी डाल दूंगी। तो प्लीज फॉलो दैट ताकि आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाए। नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड, आई विल प्रोवाइड द हाईलाइटेड पीडीएफ एज वेल। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, प्लीज हाइप दिस वीडियो एज वेल ताकि सभी लोगों तक पहुंचे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर अनदर सच वीडियोस। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।